Hello everybody, I hope all of you are doing really well. My name is Siddhant Mehta and welcome you all to रफ्तार बैच। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्म किया था कि पहले 2 चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर्स देख के आना, क्योंकि आज हम बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स जो वहाँ पे सीखे हैं उसको रेफ़र करने वाले। इसलिए अगर आपने वो 2 रिवीजन लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो कृपया करके वो पहले देखना और उसके बाद ही इस रिवीजन लेक्चर्स के साथ शुरुआत करना। इससे आपको बहुत ही अच्छी कंसेप्चुअल लिंक और क्लैरिटी आएगी। If you are still wondering from where you will get these ultimate last minute notes, you will get these notes once you join my Telegram channel. In that you will get a link for a form. Fill that form and I will personally mail all these ultimate last minute notes along with question bank and formula book to you. The link of my Telegram channel is in description box. Today we are going to revise chapter number 3, that is valuation approaches and methodologies. In this chapter we are going to understand 3 widely accepted valuation approaches. The first one is market based approach, the second one is income or earning based approach, third one is asset based approach, and at the last we will understand what do you mean by fair value computation. मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में कहा था जब हम फेयर वैल्यू पढ़ रहे थे कि हम तीसरे चैप्टर में उसको अच्छे से रेफर करने वाले, तो वो ये है फेयर वैल्यू कंप्यूटेशन एज पर इंड एस 113, एज पर इंड एस 113. So before understanding this multiple approaches, let's first understand why there is need to have multiple approaches. क्योंकि जब भी मैं ये कॉन्सेप्ट्स पहले देखता था तो मुझे लगता था कि एट द एंड तो वैल्यू तो एक ही आने वाली है, तो एक ही अप्रोच क्यों नहीं हम यूज़ करते, एक ही मेथड क्यों नहीं यूज़ करते. व्हाई देयर इज ए नीड टू हैव मल्टीपल अप्रोचेस, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. और ये एग्जाम्पल है तारक मेहता के उल्टा चश्मा के टप्पू सेना की तरफ से. फिलहाल के लिए एज्यूम करना कि कोई भी वैल्यूएशन अप्रोचेस मार्केट में नहीं है और ये तीनों ही आपको जो 3 वैल्यूएशन अप्रोचेस है वो डिराइव करेंगे और वो सिखाएंगे. तो सोनू ने अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल दी, पिंकू ने अपनी स्टार्टअप कंपनी खोल दी और टप्पू अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस ही आगे लेके जा रहा था. इन तीनों को ना अपने कंपनी को वैल्यू करना था बट समझ नहीं रहा था कैसे करें. पर सोनू ने ना मेरा चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन लेक्चर देखा था, उसको पता था कि वैल्यूएशन मीन्स फाइंडिंग द रियल वर्थ ऑफ अ कंपनी. और उसने सोचा यार रियल वर्थ ऑफ अ कंपनी यानी नेटवर्थ ऑफ अ कंपनी, मतलब नेटवर्थ को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं एसेट माइनस लाइबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकती हूँ. मेरी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मेरे एसेट में है इक्विटी शेयर्स अलग अलग कंपनी के, तो मैं काम करती हूँ, मैं उसको एसेट्स में जो भी इक्विटी शेयर्स है मैं उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करती हूँ, लाइबिलिटी को माइनस करती हूँ और जो भी मेरा नेटवर्थ आएगा वो मेरी होगा वैल्यूएशन. ये अप्रोच जो सोनू ने फॉलो किया इसे है कहते हैं हम एसेट अप्रोच, जहाँ पे हम एसेट को लाइबिलिटी से माइनस करते हैं, जो अमाउंट आता है वो होता है वैल्यूएशन आपके कंपनी का बेस्ड अपॉन एसेट अप्रोच. तो ये सेम चीज़ पिंकू ने देखी और पिंकू ने भी अपने स्टार्टअप को एसेट माइनस लाइबिलिटी से वैल्यू करना चालू किया. और उसने जब एसेट में देखा कि मेरे कंपनी में तो एसेट कुछ है ही नहीं, मेरे कंपनी तो स्टार्टअप है, मेरे कंपनी में एसेट मतलब ये ऑफिस और लैपटॉप है, मेरा जो पूरा बिजनेस है वो ऑनलाइन बिजनेस है. और उसने एक क्वेरी रेस की कि सर आई डोंट थिंक द एसेट अप्रोच विल टेल मी द ट्रू वर्थ ऑफ माई कंपनी. जो भी इन्वेस्टर मेरे कंपनी में पैसे लगाने के लिए आता है वो ये देख के थोड़ी आता है कि मेरे कंपनी में कितना एसेट्स है, मेरे कंपनी में क्या लाइबिलिटी है. वो तो ये देखता है कि मेरे कंपनी का आगे जाके ग्रोथ कैसा है, मैं और मेरी कंपनी आगे जाके कितने कैश फ्लो जनरेट करने वाले हैं. तो मैं क्या करूँगा सर, मैं प्रोजेक्ट करूँगा कि मैं अगले साल में और आगे के साल में कितने कैश फ्लोज जनरेट करने वाला हूँ, उसको मैं डिस्काउंट करूँगा प्रेजेंट वैल्यू पे, और जो भी वैल्यू आएगी जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू वो मेरी कंपनी का वैल्यूएशन रहेगा सर. जो अप्रोच पिंकू ने फॉलो किया वो था इनकम अप्रोच. अगर आपको ये 2 एग्जाम्पल्स अच्छे से समझे होंगे तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होंगी कि हर बिजनेस का ना नेचर अलग अलग है. एक बिजनेस के लिए अपने एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सोनू के लिए अपने एसेट्स कैसे परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से उसकी कंपनी का वैल्यूएशन होगा. अगर उसके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो अच्छे परफॉर्म किए तो उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, उसके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसके अगर परफॉर्म नहीं किया अच्छा तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली घट जाएगा. इसके लिए सोनू के लिए एसेट अप्रोच ही एक ऐसा वैल्यूएशन अप्रोच है जो एक बेहतर वैल्यूएशन प्रोवाइड कर सकता है. बट वही चीज़ पिंकू के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि पिंकू के लिए आगे जाके उसका ग्रोथ कैसे होने वाला है, आगे जाके उसके कैश फ्लोज कैसे जनरेट होने वाले वो इंपॉर्टेंट है. उसके लिए इनकम अप्रोच इंपॉर्टेंट है. ये दोनों का डिस्कशन देख के टप्पू आ गया और ये बोला कि यार तुम क्या कर रहे हो यार, मतलब एक तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करते बैठा है, एक तो क्या क्या फ्यूचर कैश फ्लोज वगैरह क्या कर रहा है पता नहीं. मैं तो ऐसा नहीं करता. मैं क्या करता कि यार मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, मैं देखूंगा कि मार्केट में मेरी जैसी और कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है क्या, अच्छा मेरी जैसी और कोई तो एक कंपनी है, उसका कितना वैल्यूएशन है, अच्छा उसका ये रेट है तो मेरा कितना होना चाहिए, मैं ये कैलकुलेट करूंगा. इसको जो टप्पू ने प्रोसेस फॉलो किया इसे हम कहते हैं मार्केट अप्रोच.
टप्पू ने क्या देखा कि उस कंपनी को अगर इतना वैल्यूएशन है तो मेरे जैसे कंपनी को कितना वैल्यूएशन होना चाहिए, इसे कहते हैं मार्केट अप्रोच। अगर ये तीनों एग्जांपल्स आपको क्लियर है तो हम अभी जाएंगे एक स्टेप आगे। आपने यहाँ पे देखा कि यार जो एसेट अप्रोच थी और इनकम अप्रोच, ये दो ही अप्रोच ऐसे हैं जो कंपनी का वर्थ डिसाइड कर रहे हैं बेस्ड अपॉन कंपनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी एसेट अप्रोच में हमने नेटवर्थ कैलकुलेट किया, नेटवर्थ यानी क्या, कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज। इनकम अप्रोच में हमने इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड किया, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जो कंपनी आगे जाके जनरेट करने वाली है। बट मार्केट अप्रोच में हमने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया। हमने क्या देखा कि यार हमारी जैसी कंपनी बाहर कौन सी है, उसको कितना वैल्यूएशन है, और उसके हिसाब से हमने खुद का वर्थ डिसाइड किया। और ये जो अप्रोच है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अप्रोच से आपको इन्वेस्टर सेंटिमेंट समझता है। यानी अगर आपने अपने कंपनी को वैल्यू किया एसेट अप्रोच और इनकम अप्रोच के हिसाब से और आपके कंपनी का वर्थ निकल के आया 150 रुपये, बट आपने जब मार्केट अप्रोच से आपने कंपनी को वैल्यूएशन किया तब समझा कि यार मेरे जैसे कंपनी बाहर मार्केट में 200 रुपये पे ट्रेड हो रही है, तो मैं क्यों अपने कंपनी को 1 से 50 में वैल्यूएशन करूं, मैं उसका वैल्यूएशन बढ़ाऊंगा। इसलिए जो भी मार्केट में ना वैल्यूएशन होते हैं वो कभी भी एक ही अप्रोच से नहीं होते, वो मल्टीपल अप्रोचेस से होते हैं। यानी मैं देखूंगा कि यार इनकम अप्रोच से मेरी वर्थ कितनी आ रही है, इनकम अप्रोच से 100 रुपये आ रही है, मार्केट अप्रोच से मेरी वर्थ कितनी आ रही है, मार्केट अप्रोच से 200 रुपये आ रही है, तो मैं उसको वेट्स असाइन करूंगा। अब ये वेट्स कैसे असाइन करने, ये वैल्यूअर डिसाइड करता है। अगर इनकम अप्रोच से उसको लगता है कि ज़्यादा सही पिक्चर आ रहा है तो वो इनकम अप्रोच को ज़्यादा वेट देता है। अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार मार्केट अप्रोच बहुत अच्छा वर्थ दे रहा है और बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मार्केट अप्रोच को ज़्यादा वेट देता है। हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 50-50 लिया है, तो आपकी एट द एंड जो वैल्यूएशन आएगी वो 150 रुपीज़ की आएगी। ऐसा होता है मार्केट में यूजुअली वैल्यूएशन। अगर ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर है तो ये ही है माय फ्रेंड आपका चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन अप्रोचेस। अभी हम समझेंगे कि एक अप्रोच को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है और मार्केट बेस्ड अप्रोच के जो 3 मेथड्स है वो कौन कौन से हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द वे इन विच वी शुड सिलेक्ट द करेक्ट अप्रोच। जब भी आप किसी वैल्यूएशन असाइनमेंट को बिगिन करते हैं, आपको सबसे पहले ना एक चीज़ देखनी है, यार वैल्यूएशन का पर्पस क्या है, मैं किस पर्पस के लिए वैल्यूएशन कर रहा हूँ। क्या कोई रेगुलेटरी कंडीशन मेरे ऊपर इंपोज की है, क्या मुझे ये देखना है कि मेरी कंपनी ग्रो हो रही है कि स्टैग्नेंट है, उसके लिए मैं वैल्यूएशन कर रहा हूँ। तो पहले पर्पस समझना, उसके बाद आप अपने एसेट का नेचर समझना, असेस योर एसेट नेचर, बिकॉज वंस यू असेस योर एसेट नेचर यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द बेस्ट वैल्यूएशन मेथड फॉर इट। अगर मुझे समझा कि मुझे एक स्टार्टअप को वैल्यू करना है तो मुझे पता है कि यार स्टार्टअप को ना एसेट बेस्ड अप्रोच से मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मुझे इनकम तो मार्केट बेस्ड अप्रोच लेना पड़ेगा। तो जब आप ये अप्रोच सिलेक्ट करते हो आपको देखना पड़ेगा कि यार वो अप्रोच को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास अगर डेटा है क्या अवेलेबल, और अगर डेटा अवेलेबल है क्या वो रिलायबल है, ये चीज़ें भी आपको चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद अब देखोगे कि हर अप्रोच के ना स्ट्रेंथ्स रहते हैं और वीकनेस रहते हैं। आप जो अप्रोच सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिमिटेशंस आपको पता रहना चाहिए। उसके लिए आप ये भी देख सकते हैं कि यूजुअली ऐसे एसेट को कैलकुलेट करने के लिए उसकी वैल्यू मार्केट में कौन से प्रैक्टिसेस फॉलो होती है, मतलब मार्केट में कौन सा अप्रोच यूज़ होता है ऐसे एसेट को कैलकुलेट करने के लिए। वो समझने के बाद आपको 2 चीज़ें मेन देखनी है, क्या वो जो अप्रोच में सिलेक्ट कर रहा हूँ क्या वो रेगुलेटरी कंडीशंस के साथ अलाइन होता है, क्या रेगुलेटरी उस अप्रोच से इस एसेट को कैलकुलेट करने की परमिशन देता है। सेकेंड चीज़, क्या वो अप्रोच मैक्सिमम ऑब्जर्वेबल इनपुट्स दे रहा है। यहाँ पे मुझे ना मिनिमम रिलायंस होना चाहिए एस्टिमेट्स के ऊपर, और ज़्यादा चीज़ें जो मैं डिराइव कर रहा हूँ वो अप्रोच से वो फैक्ट्स पे रिलाई होनी चाहिए। तो वो अप्रोच क्या मुझे मैक्सिमम ऑब्जर्वेबल इनपुट्स दे रहा है, और अगर ये सब दे रहा है और अगर एक अप्रोच से आपकी वैल्यूएशन आ रही है तो आप वो लेके आगे जाओ। बट अगर 2 नहीं तो 2 से ज़्यादा अप्रोचेस वो कंडीशंस फॉलो कर रही है तो आपको मल्टीपल अप्रोचेस से वैल्यूएशन करना पड़ेगा, यानी कि आपको वेट्स असाइन करने पड़ेंगे। ये रही आपकी प्रोसेस। ये प्रोसेस एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ऐसे बेसिक सवाल पूछता है कि ये इनमें से कौन से स्टेप आप यूज़ करोगे वैल्यूएशन अप्रोच डिसाइड करने के लिए, इसलिए ये स्टेप्स अच्छे से करना। मैं एक बार आपको और फिर से एक बार बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पर्पस क्या है। पर्पस देखने के बाद आपको एसेस करना है कि एसेट का नेचर क्या है। वो नेचर एसेस करने के बाद आपको देखना है कि जो भी अप्रोच में सिलेक्ट कर रहा हूँ क्या उसका डेटा अवेलेबल है, अवेलेबल के साथ क्या वो रिलायबल है। देन हर अप्रोच की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता रहनी चाहिए। जो भी अप्रोच सिलेक्ट कर रहे हो क्या मार्केट में यूजुअली वही अप्रोच सिलेक्ट होता है। फिर आप देखोगे कि जो भी अप्रोच मैंने सिलेक्ट किया है क्या वो रेगुलेटरी कंडीशंस के साथ मैच हो रहा है, क्या वो मैक्सिमम ऑब्जर्वेबल इनपुट्स दे रहा है। अगर एक अप्रोच है तो ठीक है, अगर 2 नहीं तो 2 से ज़्यादा अप्रोचेस है तो मल्टीपल अप्रोचेस से आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ये रहा आपका प्रोसेस। अभी हम समझते हैं मार्केट बेस्ड अप्रोच।
मार्केट बेस्ड अप्रोच को हम पहले 3 सिचुएशंस देखेंगे जहाँ पे मार्केट बेस्ड अप्रोच यूज़ होता है, फिर उसके बेनिफिट्स देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे और उसके बाद उसके मेथड समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि 3 सिचुएशंस कौन सी है जिसमें हम मार्केट बेस्ड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली सिचुएशन, अगर जिस एसेट को वैल्यू कर रहे हैं वो अगर मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रही है तो भाई ठीक है, हम मार्केट बेस्ड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, अगर मैं मेरे कंपनी को वैल्यू कर रहा हूँ, मेरी जैसी और एक कोई तो कंपनी है जिसको अभी रिसेंटली एक्वायर किया और उस नहीं तो उसमें कोई तो एक ट्रांजैक्शन हुआ है, तो क्या वो मैं ट्रांजैक्शन को रेफर कर सकता हूँ? तो मुझे 2 चीज़ देखनी पड़ेंगी, क्या वो रिसेंट ट्रांजैक्शन है, और रिसेंट तो है, क्या वो ऑल्टरली ट्रांजैक्शन है? अगर ये चीज़ है तो हाँ, मैं मार्केट बेस्ड अप्रोच यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं मेरे कंपनी को वैल्यू कर रहा हूँ और मेरी जैसी और एक कोई तो कंपेरेबल कंपनी है, तो क्या वो कंपेरेबल कंपनी का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है क्या? अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही है तो हाँ, मैं ये तीनों सिचुएशंस में मार्केट बेस्ड अप्रोच यूज़ कर सकता हूँ। इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स तो है कि इजी टू यूज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेकंड, आपका वैल्यूएशन जो मार्केट में वैल्यूएशन हो रहा है उसके हिसाब से आपके कंपनी का वैल्यूएशन होगा। दैट विल हेल्प यू टू कैप्चर द करंट मार्केट ट्रेंड्स इन वैल्यूएशन, यानी आपके जैसे इंडस्ट्री में जो वैल्यूएशन हो रहा है उसके हिसाब से। देन इस अप्रोचेस की लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन ऐसा है कि इवन इफ योर कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड देन योर पीयर्स बट यू आर स्टिल वैल्यूइंग योर कंपनी बेस्ड अपॉन योर पीयर्स, यानी रिलेटिव वैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन द कंपेरेबल कंपनी एंड कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय मार्केट वोलेटिलिटी। देन फाइंडिंग ट्रूली सिमिलर कंपनीज चैलेंजिंग, मेरी जैसी सेम कंपनी मिलना ज़रा डिफिकल्ट है, इतना इजीली फाइंड होना मुश्किल है। देन इवन इफ मुझे कंपनी मिली पर अगर वो एक अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो कर रही है और मैं एक अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो कर रहा हूँ, तो दोनों को कंपेयर करना मुश्किल होगा, इससे वैल्यूएशन डिस्टॉर्ट भी हो सकता है। अभी हम समझेंगे कि 3 मेथड कौन से हैं मार्केट बेस्ड अप्रोच में। सबसे पहली मेथड है मार्केट प्राइस मेथड और 2 मेथड्स है कंपेरेबल कंपनी मल्टीपल मेथड और कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मल्टीपल मेथड। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट प्राइस मेथड यानी क्या। मार्केट प्राइस मेथड यानी जो भी एसेट को आप वैल्यू कर रहे हो वो एसेट मार्केट में एक्टिवली ट्रेडेड है और जिस वैल्यू पे ट्रेड करते हैं उस वैल्यू को आप लोगे उसका वैल्यूएशन के लिए, यानी व्हेन वैल्यूइंग एन एसेट ट्रेडेड इन एन एक्टिव मार्केट अ वैल्यू लुक्स एट अ ट्रेडेड प्राइस ओवर अ रीजनेबल पीरियड। अगर यहाँ पे वो एक नहीं तो 2 मार्केट, एक से भी ज़्यादा मार्केट में ट्रेड हो रही है, तो जहाँ पे वो हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम में ट्रेड होती है हम वो वैल्यू कंसीडर करेंगे। अगर इसमें कोई प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ होगा तो फिर हम वेटेड एवरेज कंसीडर करेंगे 30 दिन का, नहीं तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज कंसीडर करेंगे इस प्राइस को, मतलब वो वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। ये हुआ आपका मार्केट प्राइस मेथड। अभी हम समझते हैं 2 मेथड जो है कंपेरेबल कंपनीज मल्टीपल मेथड और कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मल्टीपल मेथड। आपको नाम से ही समझ रहा होगा, कंपेरेबल कंपनीज मल्टीपल मेथड यानी मेरी जैसे कंपेरेबल कंपनी मुझे ढूंढनी है, उससे मुझे मल्टीपल डिटरमाइन करना है और वो मल्टीपल से मुझे मेरी कंपनी का वैल्यूएशन करना है। कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मल्टीपल मेथड यानी मुझे मेरे जैसे एक कंपनी को देखना है जिसमें एक ट्रांजैक्शन हुआ होगा, वो ट्रांजैक्शन से मुझे मल्टीपल डिटरमाइन करना है और वो मल्टीपल से मुझे मेरी कंपनी का वैल्यूएशन डिसाइड करना है। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जरा सा हैंड राइटिंग इग्नोर करना बट एग्जाम्पल को समझ लेना। सीसीएम, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल डिसाइड करते हैं। अब ये मल्टीपल क्या हो सकता है, अब ये डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर कि उसको कौन सा मल्टीपल लेना है उस कंपनी के हिसाब से। अगर कंपनी अच्छी खासी ग्रो हो रही है, नहीं तो कंपनी अगर अर्ली स्टेज स्टार्टअप है तो वो क्या करेगा, वो रेवेन्यू मल्टीपल यूज़ करेगा, क्योंकि वैसे भी कंपनी में कोई प्रॉफिट होगा नहीं क्योंकि अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, तो वो जानबूझ के रेवेन्यू मल्टीपल लेगा क्योंकि कंपनी रेवेन्यू वाइज बढ़ती जा रही होगी। और अगर ग्रोथ स्टेज कंपनी है तो वो EBITDA मल्टीपल लेगा। क्या रहता है हम देखते हैं, यानी कंपनी ए का वैल्यूएशन है 1000 रुपीज़ और उसका रेवेन्यू है 100 रुपये, तो फिर हम क्या देखेंगे कि 100 रुपये के रेवेन्यू पे अगर उसको 1000 रुपये मिल रहा है तो मेरे कंपनी का 50 रुपये रेवेन्यू है, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, इसके लिए हम रेवेन्यू मल्टीपल कैलकुलेट करेंगे, यानी 1000 अपॉन 100 10x रेवेन्यू मल्टीपल आ गया, तो वो 10x में 50 रुपीज़ पे लगाऊंगा और मेरा जो भी अमाउंट आएगा वो मेरी कंपनी का वैल्यूएशन रहेगा। यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर 100 रुपये पे अगर उसको 1000 रुपये का वैल्यूएशन मिल रहा है, तो अगर मेरी कंपनी का रेवेन्यू 50 है तो मुझे कितना वैल्यूएशन मिलना चाहिए। ये हुआ आपका कंपेरेबल कंपनी मल्टीपल मेथड। वैल्यूएशन डिसाइड किया, मल्टीपल डिटरमाइन किया और फिर मेरे कंपनी का वैल्यूएशन डिसाइड किया। सेम चीज़ आती है कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मल्टीपल में। हम देखते हैं कि एक कोई तो ट्रांजैक्शन देखते हैं कि एक कंपनी जेड है, उसको अभी रिसेंटली ना एक्वायर किया है, तो उसको कौन से ट्रांजैक्शन प्राइस पे एक्वायर किया है, यानी एंटरप्राइज वैल्यू। अच्छा, उसको 1200 के ट्रांजैक्शन प्राइस पे एक्वायर किया है। उस कंपनी का EBITDA कितना है, उस कंपनी का EBITDA 200 रुपये, तो 1200 डिवाइडेड बाय 200 आता है 6x, ये हुआ EBITDA मल्टीपल। तो मैं वो अपने EBITDA पे लगाऊंगा, अपना EBITDA कितना है 100 रुपये, तो 100 × 6
आई विल गेट माई कंपनीज वैल्यूएशन दैट इज 600 रुपीज़। यहाँ पे हमने EBITDA मल्टीपल क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये ग्रोथ स्टेज वाली कंपनी थी, और वहाँ पे रेवेन्यू मल्टीपल क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप था। ये है आपके दो ट्रांजैक्शन मेथड, ये आपके दो मेथड मार्केट बेस्ड अप्रोच के। तो कंपेरेबल कंपनीज मेथड यानी गाइडलाइन पब्लिक कंपनी मेथड और गाइडलाइन पब्लिकली ट्रेडेड कंपेरेबल मेथड, ये दोनों मेथड को याद करना, क्योंकि कभी कभी बेसिक MCQ आ सकता है। बस अगर कंपनी आया तो CCM मेथड है, और अगर उन्होंने नाम में ट्रांजैक्शन यूज़ किया तो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मल्टीपल मेथड है। CCM यानी यू वैल्यू योर एसेट यूजिंग मार्केट मल्टीपल्स विच आर डिराइव फ्रॉम पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी विच हैज़ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो देखने के लिए जो क्राइटेरिया होगा, हम ये देखेंगे कि यार वो कंपनी के कैश फ्लोज कितने हैं, मेरे कंपनी के कैश फ्लोज कितने हैं, वो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, और ऑपरेशनल प्रोसेस क्या है, हम ये सब चीज़ें देखेंगे। और वही CTM में हम क्या देखेंगे कि वेयर वी वैल्यू आवर बिजनेस बेस्ड अपॉन ट्रांजैक्शन मल्टीपल विच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सिमिलर एसेट्स और कंपनीज। यहाँ पे जो यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि यार इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सिमिलरिटी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन रिसेंट होना चाहिए, डील स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन साइज सेम होनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं वो हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखी थी, वो हम यूज़ करेंगे एक ट्रांजैक्शन को कंपेयर करने के लिए। अभी देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या है डिराइव करने के लिए वैल्यू यूजिंग CCM एंड CTM। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, पहली तो स्टेप है कि आपको आपके जैसे कंपेरेबल कंपनी देखनी पड़ेगी अगर CCM यूज़ कर रहे हो तो, और अगर CTM यूज़ कर रहे हो तो आपको आपकी कंपनी के हिसाब से और कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, उसका ट्रांजैक्शन हुआ है क्या ये देखना पड़ेगा। यानी आइडेंटिफाइंग पास्ट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सिमिलर एसेट एंश्योरिंग दैट दे आर रिसेंट और रिलायबल। फिर जब आप कंपनी से कंपेयर करोगे कि मेरे जैसी कंपनी कोई है क्या, आप कौन से की फैक्टर्स देखोगे। पहला इंडस्ट्री और जोग्राफिक लोकेशन, वो कहाँ पे यूजुअली सेल करती है, वो कौन से इंडस्ट्री में आती है, क्या उसका मेरे जैसा सिमिलर बिजनेस मॉडल है, उसकी कंपनी की साइज़ कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, लाइफ साइकिल कौन से लाइफ साइकिल पे है, क्या उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है मेरे कंपनी जैसा। ये सारे की फैक्टर्स हम चेक करेंगे कंपेयर करने के लिए कंपनीज और ट्रांजैक्शन। देन हम मल्टीपल्स यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा फाइनेंशियल मल्टीपल्स कौन से रहते हैं कि रेवेन्यू मल्टीपल रहता ग्रोथ स्टेज कंपनी के लिए, नहीं तो एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप के लिए रेवेन्यू मल्टीपल रहता, ग्रोथ स्टेज कंपनी के लिए EBITDA मल्टीपल रहता। अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो आप PAT मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, EPS मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स मल्टीपल भी हो सकते हैं। यानी एंटरप्राइज वैल्यू जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पर रूम फॉर होटल्स, यानी होटल में कितने रूम है उसके हिसाब से मैं डिवाइड करूँगा, नहीं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, नहीं तो पर बेड फॉर होटल्स। ये भी चीज़ें हैं जिससे आप अपने मल्टीपल्स डिसाइड कर सकते हो। अब ये कैसे डिसाइड करना, ये वैल्यूअर डिसाइड करता है। देन आप जिस भी कंपनी के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हो उसके साथ देखो एकदम मैच तो नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस तो आने वाले हैं। वो डिफरेंसेस आपको एनालाइज करना है और डॉक्यूमेंट करने हैं मल्टीपल डिफरेंसेस। फिर जो भी वो डिफरेंसेस है आपको उसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा मल्टीपल में। तो वो कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं, पहले तो कंपनी का साइज़ अलग है, मेरे कंपनी का साइज़ अलग है, प्रॉफिटेबिलिटी अलग है, वो अलग एक लाइफ साइकिल स्टेज पे, मैं एक अलग लाइफ साइकिल स्टेज पे हूँ। आपको याद है मैंने एक लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल लिया था, वो एक था डिस्ट्रिक्ट का और बुक माई शो का। अब मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट बुक माई शो से वैल्यूएशन नहीं कर सकती, बट उसके लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो जो इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं वो यूजुअली वो ड्यूओपॉली में ऑपरेट करते हैं, वो दो ही कंपनी है उस पूरे इंडस्ट्री में। तो हम डिस्ट्रिक्ट का वैल्यूएशन बुक माई शो के से करेंगे, बट उसमें एडजस्टमेंट करेंगे कंपनी का, वो एक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे होंगे और ये नहीं होंगे, इसलिए हम उसकी वैल्यू जरा सा कम करेंगे। तो वो रहते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर मटेरियल डिफरेंसेस। देन मैनेजमेंट प्रोफाइल, उस कंपनी का मैनेजमेंट प्रोफाइल है अलग है, मेरे कंपनी का मैनेजमेंट प्रोफाइल अलग है। ये सारी चीज़ों को ना आपको मल्टीपल में एडजस्ट करना पड़ता है, और फिर जो भी एडजस्टेड मल्टीपल आएगा उस एडजस्टेड मल्टीपल से आप अपने कंपनी को वैल्यू करेंगे। तो जब आप अपनी कंपनी को वैल्यू करते हैं एट द एंड थोड़े एडजस्टमेंट्स रहते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। सबसे पहला कंट्रोल प्रीमियम, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि BB वर्चुअल्स और वरेंटल अर्निंग में BB वर्चुअल्स ने 51% स्टेक बेचा, यानी बस ओनरशिप नहीं बेचा, कंट्रोल बेचा। तो जब कंट्रोल बेचते हैं तो उसके साथ प्रीमियम भी आएगा, वो हरा कंट्रोल प्रीमियम, हम वैल्यूएशन बढ़ा देंगे। देन डिस्काउंट फॉर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी, मतलब जिस शेयर में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो एक अनलिस्टेड शेयर है, मैं जाके जीरोधा में जाके डायरेक्टली सेल बटन क्लिक करके उसको बेच नहीं सकता, मुझे ढूंढने पड़ेंगे बायर्स, उसके लिए मुझे खर्चा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा। हेंस वो हम डिस्काउंट करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन में, क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता, इसलिए डिस्काउंट करके प्राइस कम करते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए। वो हो रहा है डिस्काउंट फॉर लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी। देन डिस्काउंट फॉर साइज ऑफ बिजनेस, यानी जिस कंपनी से हमने कंपेयर किया है यार वो कंपनी का साइज ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा है, मेरे कंपनी का उतना बड़ा बिजनेस नहीं है, तो हम उसको कम करेंगे। देन आते हैं आपके अदर एडजस्टमेंट जो सिनर्जी गेन, मतलब दो
दो कंपनीज अगर मर्ज हो रही है उसकी वजह से सिनर्जी गेन हो रहा है तो हम उसमें वैल्यू में एडिशन करेंगे। ये जो चारों चीज़ें हैं ना, हम इसको चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बस समझा है कि एडजस्टमेंट्स कैसे रहते हैं, डिटेल में हम चैप्टर नंबर 5 में देखने वाले। ये थे आपके तीनों मेथड्स मार्केट बेस्ड अप्रोच में। ये स्टेप्स याद रखना, बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं इन स्टेप्स के ऊपर, तो जो स्टेप्स है वो अच्छे से याद रखना। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं एक सीसीएम का और एक सीटीएम का। तो पहला एग्जांपल जो सीसीएम का, एक डीएफ लिमिटेड एक कंपनी है जिसका टोटल सेल्स है 35,000 मिलियन, उसका पैट है 5,000 मिलियन का, और उस पैट में एक वन टाइम एक्सपेंसेस है। तो उसने क्या किया, उसने कंपेरेबल कंपनीज देखी उसके जैसे, उसका शेयर प्राइस देखा, मार्केट कैप देखा, ईवी देखा, सेल्स देखा, इबिडा देखा, और फिर उसने मल्टीपल्स लगाए, ईवी बाय सेल्स, ईवी बाय इबिडा और पी लगाए। देन जो भी मल्टीपल्स आए उसने उसका एवरेज लिया, और वो एवरेज में उसने वैल्यू जो कंसिडर किया वो ईवी बाय सेल्स था। उसने प्रॉफिट क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रॉफिट में ना उसके वन टाइम एक एक्सपेंसेस था, इसलिए उसने सेल मल्टीपल लिया 0.51 इंटू 35,000 मिलियन, जो भी वैल्यू आई वो उसकी कंपनी की वैल्यू बन गई। ये हुआ तुम्हारा कैलकुलेशन सीसीएम के हिसाब से। और सीटीएम के हिसाब से यानी एक स्टार्टअप है, एक ई कॉमर्स प्लेयर में है वो, जिसके 20 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स है, और एक उसके जैसा ही एक स्टार्टअप है जेड लिमिटेड जो एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, उसके 3.2 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स है, और वो कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड हुए 2,500 करोड़ पे। तो अच्छा, तो उसके ट्रांजैक्शन प्राइस डिवाइडेड बाय उसके मंथली एक्टिव यूजर्स, यहाँ पे हमने नॉन फाइनेंशियल मैटर किया है। मंथली एक्टिव यूजर्स जो भी वैल्यू आई वो उसका मल्टीपल हुआ, और वो मल्टीपल को हमने हमारे मंथली एक्टिव यूजर्स से मल्टीप्लाई किया, जिससे जो भी वैल्यू आई वो हमारी कंपनी की वैल्यू हुई। ये हुआ तुम्हारा सीटीएम मेथड। और इसी के साथ हमारा मार्केट बेस्ड अप्रोच यानी पार्ट 1 खत्म होता है। इफ़ यू आर लविंग दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज योर वन क्लिक इज इनफ मोटिवेशन फॉर मी टू कीप गोइंग। ओके, सी यू एट द नेक्स्ट लेक्चर। टाटा, बाय बाय, सी यू।